नमस्कार, आदाब। मैं हूं मारिया शकील और आप देख रहे हैं मुकाबला। पश्चिम एशिया बुरी तरह अशांत है और आने वाले दिनों में और ज्यादा युद्ध देखने के लिए मिल सकता है। इजराइल और हमास के बीच शुरू ही हुई जंग का दायरा ईरान से लेकर लेबनान तक फैलता दिख रहा है। हमास के बड़े नेता को इजराइल ने ईरान में मार गिराया। जवाब में ईरान ने बदले की बात कही और युद्ध का प्रतीक लाल झंडा लहरा दिया है। वहीं हिजबुल्लाह के टॉप नेता फुआद शुक्र की भी हत्या हो गई है। इसके पीछे भी इजराइल है। इजराइल का कहना है कि उसे निशाना बनाया जा रहा है, जिसका वो जवाब दे रहा है। फिलहाल पश्चिम एशिया को लेकर बड़े देश भी बहुत कुछ करते नहीं दिख रहे। ऐसे में मुकाबला में आज का सवाल है, क्यों लगातार बढ़ रहा है जंग का दायरा? क्यों पश्चिम एशिया बन गया है जंग का मैदान? इजराइल हमास के बीच शांति के प्रयास में क्यों नाकाम हुए बड़े देश? क्या ईरान इजराइल के बीच जंग अब तय है? हमारे साथ जुड़ रहे हैं डीपी श्रीवास्तव, भारत के राजदूत रहे हैं ईरान में। अशरफ जैदी साहब हैं, वेस्ट एशिया एक्सपर्ट। डॉक्टर जहांगीर हैं तेल अवीव से, जो फैकल्टी मेंबर हैं बेन गुरियन यूनिवर्सिटी में इज़राइल के। आसिफ रमीज़ दाऊदी साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इंटरनेशनल और फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट हैं। और एमएच सूरतवाला साहब तेहरान से जुड़ रहे हैं, जो स्कॉलर हैं ईरान में। मैं सबसे पहले आसिफ दाऊदी आपसे शुरू करना चाहूँगी, क्योंकि यहाँ पर जो माहौल दिख रहा है वो साफ तौर पे ये दिख रहा है कि ये जंग के पास हम शायद बहुत ज़्यादा ही करीब अब पहुंच चुके हैं। मारिया, ये बात तो आपकी बिल्कुल सही है कि जिस हिसाब से कई डेवलपमेंट जी। अभी 30-31 के बहुत करीब पहुंच गए। और लोग ये कह रहे थे, मैं भी कई डिबेट्स पे अपनी बातें कह रहा था, तो उसमें ये पता चल रहा था कि शायद एक दिन के अंदर कल या परसों अटैक हो जाए। लेकिन मेरा ये मानना है कि इतनी जल्दीबाजी इसमें अभी नहीं होगी। हमने देखा था कि किस तरह से सीरिया के अंदर जो वहाँ के कॉन्सुलेट के ऊपर हमला हुआ था, फिर उसके कितने दिनों के बाद मिसाइलें यहाँ से दागी गई थी। लेकिन अभी जो सबसे बड़ा मसला चल रहा वो ये चल रहा है इस्टेब्लिश करने का। नैरेटिव चल रहे हैं, जो वेस्टर्न मीडिया है, न्यूयॉर्क टाइम्स आप देखें तो उसमें ये कहा जा रहा है कि वहाँ पे जो लोकल्स हैं, जो बॉम्ब्स पहले से प्लांट की गई थी कई महीने पहले, और उसकी वजह से ये बात हुई है। हालांकि आपका जो नेटवर्क है उसको करेक्ट करने की कोशिश करूंगी, इसीलिए मैं अशरफ जैदी साहब को इस पे लाऊंगी। अशरफ जैदी साहब, क्या माना जाए कि जो शांति की संभावना है वो लगातार खत्म हो रही है? बिल्कुल। मैं भी यही समझता हूँ कि शांति की जो कोशिशें थी दुनिया की इस जंग के लेकर, वो इस्माइल हानिया के कत्ल के बाद जो तेहरान में उनका कत्ल हुआ, उसके बाद तकरीबन ख़त्म होती हुई नज़र आ रही हैं। और इसराइल मैं समझता हूँ नहीं चाहता कि इस पूरे वेस्ट एशिया में शांति कायम हो, शांति स्थापित हो। लिहाजा उसने ये बहुत ही एक मुजरिमाना साजिश के तहत इस्माइल हानिया को ईरान के अंदर कत्ल किया। मैं आपको ये बताऊं कि ईरान के अंदर कत्ल करने के पीछे जो इसराइल के अहदाफ थे वो मुख्तलिफ थे। इसराइल चाहता तो कतर में भी उनका कत्ल कर सकता था। उनका कत्ल, चूंकि इस्माइल हानी एक पॉलिटिकल लीडर थे, इस्माइल हानिये ईरान जब आए तो वो अब वहाँ की जो ऑफिशियल इनविटेशन था और प्रेसिडेंट की जो ऑथ सेरेमनी थी उसके अंदर वो गए थे। और उनका जहाँ वो ठहरे हुए थे, कोई मसलन वो छुपा नहीं था, वो जहाँ भी रहते थे सबको पता होता था। लिहाजा इसराइल ने उनको तेहरान के अंदर कत्ल करके कई मैसेज देने की कोशिश की। एक ये कि वो चूंकि चीफ निगोशिएटर थे इस पूरे प्रोसेस में, पूरी जंग में, लिहाजा उनको कत्ल करके इसराइल ने दुनिया को एक पैगाम दिया कि हम अब पीस डील करने के मूड में नहीं है। लेकिन अशरफ जैदी बल्कि साहब, हम ऐसा क्यों है कि पैगाम दिया है लेकिन साफ तौर पर बोल भी नहीं रहे?
कि उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया है और ना ही ये कहा है कि और ना डिनाई किया है। तो ये जो रोल है उसमें क्या देखा जाए, क्या अभी भी कोई ग्रे एरिया है कि पता नहीं कि किसने कत्ल किया उनका वहाँ हानिए साहब का? देखिए, ईरान की नज़र में जिस तरह से कत्ल हुआ, जिस तरह की स्थिति थी, चूंकि इस्माइल हानियों को एस्कॉर्ट देने वाले जो सिक्योरिटी इदारे थे ईरान के, वो बहुत अहम थे और उनको जहां रखा गया था वो भी पूरा सिक्योरिटी के हवाले से बहुत अहम मकान है, बहुत अहम जगह थी तेहरान के अंदर। तो उस तरह मारे जाने से तो एक ही बात साबित है, और ईरान इसकी बहरहाल इसकी कोशिश कर रहा है कि वो पता लगाए कि किस तरह उनको कत्ल किया। लेकिन अभी तक इवन अमेरिकन मीडिया में भी इस बात को कहा जा रहा है कि इसके पीछे इसराइल का हाथ है, और ईरान उसी तरह बढ़ रहा है, उसी तरफ ईरान बढ़ रहा है। ईरान चाहता है कि इसका बदला जो उसके जमीन के ऊपर एक मेहमान को कत्ल किया, उनका कहना है कि उनकी सॉवरेनिटी का, जी उनकी बिल्कुल। तो इंटीग्रिटी और डॉक्टर सिक्योरिटी जहांगीर का साहब मामला। तेल अवीव से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर जहांगीर, तो कैसे देखा जा रहा है ये जो अभी डेवलपिंग सिचुएशन है जमीन पर वहाँ तेल अवीव में? मारिया जी नमस्कार। मैं अभी आपसे सोनीपत से बात कर रहा हूँ। मैं तेल अवीव में 2 सप्ताह पहले तक 4 साल से वहीं था। जी जो बात मेरे ख्याल से कही गई अब तक में, उसमें ये बात तो साफ है कि इजराइल के राजनेता नेतन्याहू लड़ाई और जंग को ज़्यादा अहमियत दे रहे हैं बजाय कि एक समझौते और बातचीत को। दूसरी बात देखनी चाहिए कि ईरान इसमें कोई शरीफ पार्टी नहीं है। आप अगर पिछले 9 महीने की लड़ाई देखें तो ईरान का जो प्रॉक्सी है हिजबुल्लाह ने 9 महीने से उत्तरी इजराइल में जो रॉकेट दाग रखे हैं उसके चलते 1 लाख से करीब इजरायली बेघर हैं। 90 लाख की आबादी के मुल्क में 1 लाख की आबादी उत्तरी इजराइल को खाली करके दूसरे इलाकों में रह रही थी। और हमास पिछले 6 महीने से 8 महीने से 9 महीने से जब से एक हॉस्टेज, एक बंदी और सीज फायर की जो डील हो रही थी उसको नकार रहा था। तो हमास भी नहीं चाहता था कि ये जंग रुके, ईरान कतई नहीं चाहता कि ये जंग रुके। हिजबुल्ला और हुतीज जो ईरान के ही एक्सटेंशंस कहे जाते हैं असल में, वो नहीं चाहते कि जंग रुके। तो हमारे जैसे मुल्क के लिए, हम जैसे लोगों के लिए ये तो समझने की बात है ना कि इस जंग में कितने लोग शामिल हैं और उनकी मंशा क्या है। तो ईरान, इजराइल, हिजबुल्ला और हमास, इनकी मंशा इस लड़ाई में जाहिर सी बात है और फायदा उठाने की है। लेकिन किस तरह का फायदा होगा ईरान को? सूरत वाला आप बताएं, तेहरान से आप जुड़ रहे हैं हमारे साथ। किस तरह का फायदा ईरान होते हुए देख रही है इस जंग से अपने आप को? पॉलिटिकली देखना चाहता है वो ये कि इसराइल ने लुबनान की जमीन के ऊपर जो कब्जा कर रखा है उसको आजाद करने के लिए जो कुछ लुबनानी कोशिश कर रहे हैं, मज़ार शफा जैसी जमीन को जो लुबनानी उसकी कोशिश कर रहे हैं और उसके लिए वो इसराइल से लड़ाई करते हैं। तो इस मसले में उन लोगों की मदद करके कि इसराइल के नाजायज कब्जे को लुबनान पर खत्म किया जा सके। पैलेस्टाइन के अंदर भी इसी तरह से जैसे हमास है या और दूसरे लोग हैं, यूनाइटेड नेशन है इवन, और यूरोपियन कंट्रीज हैं, कम से कम वो लोग जो 2 स्टेट का जो फॉर्मूला देते हैं, वो 2 स्टेट के फॉर्मूले में इसराइल ने जो अपने शेल्टर्स बनाया है उसको हटाने में और वहां से इसराइल को निकालने में ईरान मदद करता है खुल के हमास की। लेकिन ये लोग प्रॉक्सी वॉर नहीं लड़ रहे हैं, ना हमास प्रॉक्सी है ना हिजबुल्ला लुबनान की जमीन को आजाद कराने की लड़ाई लड़ रहा है, और हमास फिलिस्तीन की वो जमीन को जो यूनाइटेड नेशन भी मानता है कि उस पर इसराइल का नाजायज कब्जा है। ईरान का जो इसमें सबसे बड़ा फायदा है कि ईरान ये चाहता है कि उन जमीनों को आजाद करवाने के लिए, नाजायज कब्जे को खत्म करने के लिए जो संघर्ष हो रहा है उसमें अपना रोल अदा कर सके। तो दुनिया के बड़े देशों की भूमिका क्या होगी अभी? क्यों नाकाम हो रहे हैं बड़े देश? यूनाइटेड स्टेट्स हो या फिर यूके हो, उन लोग सब अब स्पेक्टेटर की तरह देख रहे हैं ये जो जंग के मैदान में दोनों देश आमने सामने हैं। ऐसा क्यों है
कि कोई भी कुछ कोशिश नहीं कर रहा है? सूरत वाला, आपको क्या लग रहा है? जी, इसके पीछे जो सबसे बड़ी, जिस वर्ड को अभी मेरे से पहले जो एक्सपर्ट थे और उन्होंने कहा कि मंशा की तरफ नजर रखना जरूरी है, और वो मंशा ये है कि यूनाइटेड नेशन के बहुत सारे रेजोल्यूशंस के बावजूद भी और बड़े देशों के पॉलिटिकल उनके स्टैंड ये होने के बावजूद कि कम से कम वो टू स्टेट को जो है सपोर्ट करते हैं, लेकिन हम लोग ये देखते हैं कम से कैंप डेविड हो या ओस्लो हो या इस तरह के जितने भी मुआहदे हुए हैं, एग्रीमेंट हुए हैं, उन तमाम के बावजूद हम ये देखते हैं कि वो लोगों ने एक तरफा जिसने जमीन के ऊपर नाजायज कब्जा कर रखा है उसको वेपन्स भी देते हैं और उसको पॉलिटिकल संरक्षण भी देते हैं। वो लोगों ने कभी भी उन लोगों के ऊपर के जिनकी जमीनों पर कब्जा किया जा रहा है उनकी कभी मदद नहीं की है। तो जाहिर सी बात है कि जिसके घरों से उनको निकाला गया और उनकी जमीनों पर कब्जा होगा, तो वो लोग जब देख रहे हैं कि कोई हमारी मदद नहीं कर रहा है तो वो अपनी तरफ से बड़े कदम उठाने पर मजबूर होंगे। और जो कुछ भी हुआ है उसकी सबसे बड़ी वजह, आज अगर हिजबुल्लाह भी रॉकेट फायर करता है तो उसकी सबसे बड़ी वजह यह कि उनको ये लग गया है कि दुनिया से उम्मीद लगाने में कोई फायदा नहीं है, हमको खुद हमारी जमीन आजाद करवाना होगी। तो ये समझ में आ गया है कि कोई भी प्रॉक्सी वॉर नहीं है डॉक्टर, यहाँ पे डॉक्टर जहांगीर। एग्जैक्टली, कोई प्रॉक्सी वॉर नहीं है। लुबनान की जमीन के ऊपर इसराइल का कब्जा है, सीरिया की गोलन हाइट्स के ऊपर इसराइल का कब्जा है, और फिलिस्तीन के ऊपर तो बहुत डॉक्टर बड़ा जहांगीर, कब्जा है। तो आप कैसे देख रहे हैं इसको कि यहाँ पर बाकी जो भूमिका एक थी, जो मंशा है वो क्लियर हो गया है सबकी तरफ से, लेकिन बड़े देश की क्या भूमिका होगी? उन लोग क्या कर सकते हैं? कतर के बारे में कहा जाता है कि वो मीडिएटर हैं, लेकिन उन्होंने भी स्टैंड ले लिया है ईरान के फेवर में। यूएस, यूके और यूरोपियन नेशंस आज इजराइल के साथ खड़े हैं। देखिए, एक तो बात का जिक्र किया गया कि लेबनान की जमीन पे इजराइल का कब्जा है, वो बात थोड़ी निराधार है। इजराइल ने 2000 में लेबनान से फुल विड्रॉ किया था, तो आज की तारीख में लेबनान की कोई टेरिटरी इजराइल के पास नहीं है। गोलान हाइट्स और फिलिस्तीनियन टेरिटरीज का मुद्दा बिल्कुल वाजिब है, पर जो असल बात है, जो साथी कह रहे थे कि पश्चिमी देश, और उसमें भारत भी है, ये जब देश, भारत इजराइल का अभी भी समर्थन करता है, तो ये देश समर्थन करते समय ये नहीं कहते कि फिलिस्तीन के लोगों का हक नहीं पूरा होना चाहिए और फिलिस्तीन की जमीनें उनको नहीं मिलनी चाहिए। इनफैक्ट अगर आप जो बाइडेन की नीति देखें, पिछले 6 महीने में उन्होंने पहली बार इजराइल के सेटलर्स को ब्लैक लिस्ट करना शुरू किया है। जापान जैसे देश ने इजराइल के सेटलर्स को ब्लैक लिस्ट किया है, यूरोपियन यूनियन ने किया है, इंग्लैंड ने किया है। तो पश्चिम के देश एक भूमिका पॉजिटिव निभा रहे हैं, पर जब चाइना और पुतिन जैसे डिक्टेटर्स, अगर आप उनको रिलाई करते हैं कि वो ज्यादा फेयर माइंडेड हैं, तो वो बात गलत है। और एक बड़ी अहम बात इन्होंने कही कि ईरान और हिजबुल्लाह की लड़ाई फिलिस्तीन के लोगों के लिए है। ये कतई पूरा सच नहीं है, क्योंकि ईरान की जो लड़ाई है वो शिया सुन्नी वाली लड़ाई है। ईरान की असली लड़ाई अमेरिका के साथ है, इजराइल उसमें बहुत बड़ा प्यादा है। 1947 और 48 में जब इजराइल बनता है तो ईरान और तुर्की ऐसे दो देश थे गैर अरब जिनका इजराइल के साथ पूरे संबंध थे। तो ईरान और इजराइल के संबंध ईरानियन रिवॉल्यूशन के पहले बिल्कुल ठीक ठाक थे। जब शिया रिवॉल्यूशन होती है तो शिया रिवॉल्यूशन अमेरिका के साथ अपनी दुश्मनी बांधता है, और वो वाजिब था क्योंकि अमेरिका उस रिवॉल्यूशन को फेल करना चाहता था। पर ईरान की इजराइल के साथ जो लड़ाई है वो फिलिस्तीन के सुन्नी मुसलमानों के लिए तो मैं नहीं मानता कि ज्यादा मतलब। तो ये शिया सुन्नी की लड़ाई चल रही है आपके मुताबिक। डीपी श्रीवास्तव जी, भारत की क्या भूमिका होगी? भारत की भूमिका के पहले मैं ये कहना चाहूँगा, हमें समझना चाहिए कि ये स्थिति अगर और ख़राब हुई, इससे भारत पे क्या असर पड़ेगा। तेल के दाम पिछले 2 दिनों में फिर से $80 पर बैरल बढ़ गए हैं, करीब 2% से ऊपर 2 दिन में बढ़ावत हुई है। $1 बढ़ने से भारत का जो एनुअल इंपोर्ट बिल है उसमें 12,000 करोड़ बढ़ जाता है। तो हमारे लिए इस स्थिति में को बिगड़ने से रोकने के लिए हमारे हित में है, और इसमें हमारी भूमिका हो सकती है। मैं इसमें 3 बातें कहना चाहूँगा।
पैलेस्टाइन का जो राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन है, उनका जो हक है कि उनको एक स्टेट मिले, वो बहुत ज़रूरी है कि वो जल्द से जल्द पूरा किया जाए। दूसरी ज़रूरत है कि जो इज़राइल की सुरक्षा संबंधी ज़रूरतें हैं उनको भी उसका भी ख्याल रखना पड़ेगा। और तीसरा है कि ईरान पे जो प्रतिबंध लगे हैं वो प्रतिबंध उठने चाहिए। ये तीन बातें अलग अलग लगती हैं, लेकिन अगर आप इस क्षेत्र की स्थिति को देखें तो इनमें तीनों में बड़ा लिंक है। बिना ईरान के लेकिन डीपी इस श्रीवास्तव जी, स्थिति आज का जो दिन है जहां पर जी। दोनों लड़ाई के लिए तैयार हैं, लाल झंडा भी दिखा दिया गया है, तो ये जो सारी बातें हैं वो कहां तक मुमकिन है? क्योंकि जहां तक मीडिएशन की बात है वो कोशिश भी कोई बड़े स्तर पर दिख नहीं रही, कोई कोशिश हो भी नहीं रही है। तो ये कहना कि ईरान पे सैंक्शन उठाया जाए और पैलेस्टीन को राइट दिया जाए, ये सब तो आइडियल सिचुएशन में हो सकता है। अभी क्या वो मुमकिन है क्या? साहब, अभी तो ये स्थिति इस बिंदु तक पहुंची है क्योंकि अभी तक दोनों पक्ष सिर्फ शॉर्ट टर्म नीतियां अपना रहे हैं। अगर आप अभी की समस्या देखें, हनीये के असैसिनेशन से भूमि पे जो सैनिक जो मिलिट्री इक्वेशन है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा, ना पड़ सकता है, क्योंकि उसका हनीये का इसमें कोई रोल नहीं था। तो इसकी क्या जरूरत थी? वो सिर्फ एक शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट शायद इजराइल के प्राइम मिनिस्टर का है, जिसमें इजराइल की सुरक्षा नहीं, उनके अपने राजनीतिक अस्तित्व की बात है, इसकी वजह से हुआ। जहां तक लेबनान की बात है, उसमें ज़रूर इजराइल का एक इंटरेस्ट है, क्योंकि वहाँ पे उनकी जो नॉर्थ इजराइल में जो उनकी अपनी पॉपुलेशन है उसमें लगातार लेबनान की तरफ से और हिजबुल्लाह की तरफ से गोलाबारी हुई है, जिससे करीब 60,000 लोग विस्थापित हो गए हैं। तो वहाँ तो उनका हक बनता है, लेकिन हनीये का ईरान की भूमि पे असैसिनेशन करने से इस स्थिति में कोई अंतर नहीं पड़ा। तो अब हमें देखना पड़ेगा कि हम बजाय शॉर्ट टर्म स्टेप्स के जो लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है उस पर भी ध्यान दें साथ में। ओके, लॉन्ग टर्म सोल्यूशन की अगर बात करें अशरफ जैदी, अभी क्या लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म या कोई भी सोल्यूशन दिख रहा है? और ये कौन सोल्यूशन की रोल प्ले कर सकता है? ये जो मीडिएशन का रोल है वो कौन सा मुल्क कर सकता है, जो जिसकी बात दोनों सुनेंगे, या कोई चाहता भी है करना? ये इनएविटेबल माना जाए अभी जो माहौल चल रहा है? मैं समझता हूं कि लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन की बात इससे पहले बहुत ज़्यादा हो चुकी है, लेकिन उसका ज़मीन और ग्राउंड पे कोई असर और उसको किसी तरीके से नहीं देखा गया है पिछले 70-72 सालों में। और जो मेन प्लेयर हैं, की प्लेयर हैं इसमें, वो चाहे यूनाइटेड नेशन हो या यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका हो, ये लोग खुद भी नहीं चाहते कि इसका कोई सॉल्यूशन हो। चूँकि हमने देखा कि नेतन्याहू अभी गए अमेरिका, उनको वहाँ पे जो भी बहरहाल उनका जिस तरह से इस्तकबाल हुआ, जिस तरह से उनका वहाँ पे मीटिंग्स हुई, और फ़ौरन उसके बाद इस्माइल हानिये का कत्ल कर दिया गया। और उसके ऊपर फिर इस्राएली मीडिया ने जो फ़ख्र के अंदाज में दुनिया को ये बताया कि ये कत्ल दरवाक़े हमने ही किया। उनके ट्वीट से, उनके बयान से ये बात वाज़ेह हो चुकी है। लिहाजा हमें नहीं लगता कि इसराइल या अमेरिका के संरक्षण के होते हुए वो किसी लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन की तरफ बढ़ेगा।
वो लोग ताकत की जबान इस्तेमाल कर रहे हैं और जितने भी ये ग्रुप्स हैं जो अपनी आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं, चाहे वो हमास हो, जिहाद इस्लामी हो या हिजबुल्लाह जो अपनी ज़मीन के लिए लड़ रही है पिछले कई सालों से, या फिर दूसरी जो ममालिक हैं, दूसरे देश हैं इसराइल के इर्द गिर्द, और इसराइल की एयर स्ट्राइक खुद सीरिया के अंदर, खुद लबनान के अंदर, खुद दूसरे देशों के अंदर उसकी जो एयर स्ट्राइक होती हैं और उनकी जो सॉवरेनिटी है उसके ऊपर एक बड़ा हमला किया जाता है। पिछले कई सालों से हम लगातार देख रहे हैं और इसराइल किसी भी कानून को, चाहे वो यूनाइटेड नेशन हो या फिर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हो, उसको बिल्कुल भी वो नहीं मानता, अपने पैरों के नीचे उसको रौंदता है और न जाने कितनी सारी करारदादें, कितने सारे इस तरह के चीजें यूनाइटेड नेशन के जरिए आ चुकी हैं, लेकिन इसराइल के द्वारा कभी भी उनका पास नहीं रखा गया, उनको हमेशा रौंद दिया गया। लिहाजा अब ये ग्रुप्स सब के सब अपनी पूरी ताकत के साथ मैदान में हैं और इसराइल हाँ, को ये इनका मुकाबला है। जो जंग का मैदान है वो साफ तौर पे दिख रहा है। लेकिन आसिफ दाऊदी, इजराइल अब आगे क्या करेगा और हमास और ईरान की अगली योजना क्या होगी? देखें, इजराइल आगे क्या करेगा। सबसे जो पहली चीज है, वो जो एक नैरेटिव चलाई जा रही है दोनों तरफ से, वो ये कोशिश करेगा कि ये इस्टेब्लिश नहीं हो जाए किसी भी तरह से अभी शॉर्ट टर्म में कि ये इजराइल ने वहां पे उसके सोवरेनिटी पे कोई अटैक किया है। जो हम देख रहे हैं, वेस्टर्न मीडिया को देखें या दूसरे मीडिया को देखें, उसमें हमने हमेशा यही देखा है। अभी पिछले 2-3 दिनों से यही एक बात चल रही है और दो तरह की थ्योरीज चल रही है। और यही एक बड़ी वजह है कि इजराइल जो है अभी चुप्पी साधे हुए है और ईरान की तरफ से ये बात तो आ रही है कि हम इस पे अटैक करेंगे, रिटेलिएट करेंगे, लेकिन अभी तक कोई वक्त मुकर्रर नहीं हुआ है। मैं जो इससे पहले जिक्र कर रहा था, हमने देखा कि किस तरह से सीरिया के अंदर जो कॉन्सुलेट के अंदर अटैक किया गया, उसके कई दिनों के बाद ईरान ने वहां पे मिसाइलों को दागा और कई मिसाइल वहां पहुंचे भी। लेकिन अभी जो इमीडिएट रिएक्शन जो होना था, वो रिएक्शन बहुत से एनालिस्ट कह रहे थे कि अचानक से होगा। मेरा ये मानना है अचानक से नहीं होगा, ये बहुत ही कोऑर्डिनेटेड तरीके से प्लान्ड वे में करना ऐसा लग रहा है कि वो करेगा। क्योंकि हमने देखा कि यूएन के अंदर भी किस तरह से ये बात आई और कैसे ईरान अभी ये कोशिश में है कि ये पहले इस्टेब्लिश हो जाए पूरी तरह से, क्योंकि इजराइल ने अभी एक्सेप्ट भी नहीं किया है और रिजेक्ट भी नहीं किया है। और सिलसिलेवार तरीके से अगर इसको देखें हम, इस सिर्फ अप्रैल में, जून, जुलाई, कुछ महीनों की अगर बात देखें तो कई बड़े डेवलपमेंट्स हुए हैं, जिसमें मैंने सीरिया का जिक्र कर ही दिया। साथ साथ हमने देखा कि किस तरह से वहां के जो प्रेसिडेंट है इब्राहिम रईसी, मिस्टीरियस तरीके से वो मौत हुई। और एक थ्योरी अभी ये चल रही है, जो अटैक हुआ उसमें ये कहा जा रहा है कि वहां पे इंटरनल बॉम्ब जो है वो 2-3 महीने पहले ही, शायद मई के महीने में वो कर दिया गया था। इसकी वजह से ये तमाम चीजें सामने आई। और ईरान जो है आर्टिकल 51 का हवाला देते हुए दोबारा उसी तरह से, जिस तर्ज पे इजराइल ने 7 अक्टूबर के बाद कहा कि आर्टिकल 51 का ये वायलेशन है, ठीक उसी तरीके से ईरान भी अब कह रहा है कि आर्टिकल 51 का वायलेशन है। ये एक बातें इस चीज की तरफ इशारा करती है कि अभी इमीडिएट फेस टू फेस, कहते हैं ना, हेड ऑन करना, फेस ऑफ करना, वैसी सिचुएशन में नहीं दिख रही है। कुछ ना कुछ प्रॉपर प्लानिंग जब होगी उसके बाद जाके शायद इजराइल जो है वो कोशिश, उसकी तैयारी तो है इजराइल की पूरी तरीके से कि रिटेलिएशन होगा और ईरान भी इसमें रिटेलिएट करेगा। वो इसलिए करेगा क्योंकि ये कहीं ना कहीं जो सीधा सीधा संप्रभुता यानी सॉवरेनिटी पे जो अटैक हो रहा है, ये उस पे एक बहुत बड़ा एक सवालिया निशान बन जाएगा अगर ईरान ने इस पे किसी भी तरीके का रिटेलिएशन नहीं दिखाया। लेकिन यहाँ पे मजबूरी ये हो जाएगी कि लगभग 2000 किलोमीटर की डिस्टेंस पे अगर इस तरीके की कोई फाइट आती है, कोई इस तरह का वॉर शुरू हो जाए, तो रीजनल जो है वो पीस एंड सिक्योरिटी पे तो खतरा है ही। मुझे लगता है कि रीजनल मामलात ही रहेंगे, रीजनल पीस पे ही बात आएगी। पीस और रीजनल पीस जो की बात जितने कर भी उस कौन इलाके रहा में है? वेस्ट एशियन आज की जो स्थिति है, आज की जो स्थिति है सूरत वाला, कोई भी पीस की बात नहीं कर रहा है। ईरान हो या इजराइल हो या बहुत सारे ऐसे देश जो जिन्होंने अपना साइड डिसाइड कर लिया है कि वो किस तरफ खड़े हैं आज। जी, आज कोई भी पीस की बात जाहिरन इसलिए नहीं कर रहा है कि पीस का जो मौका था
उस पीस के मौके को, खासतौर पे ये जो आखिरी, यानी ये जो एक डायलॉग्स जो चल रहे थे, जब आप उसके चीफ निगोशिएटर को मार देते, जो निगोशिएट कर रहे थे, तो उसके नतीजे में वो मौका चला जाता है। लेकिन अगर हम लोग 7 अक्टूबर से लेकर अब तक के देखेंगे, तो 2 हिस्सों में इस जंग को देखा जा सकता है। एक है स्ट्रेटेजिकल ये जंग। 10 महीने पहले, जब 9 महीने पहले ये जब इसराइल ने हमला किया गजा के ऊपर 7 अक्टूबर के उस वाकये के बाद में, तो ये कहकर हमला किया था कि हम कुछ मकसद अपना हासिल करना चाहते हैं, हमास की टॉप लीडरशिप को खत्म करना चाहते हैं, हमास को गजा के अंदर खत्म करना चाहते हैं। लेकिन 10 महीने के अंदर उस छोटी सी पट्टी के अंदर, स्ट्रिप के अंदर, वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाया है। यानी इसराइल किसी भी एक मकसद को, जिसमें उसने टनल्स का भी जिक्र किया था कि टनल्स को पूरी तरह से खत्म कर देंगे, किसी एक मकसद में वो चूंकि कामयाब नहीं हुआ है। तो अगर नोट किया जाए तो पिछले 10 महीने में लगातार इसराइल स्ट्रेटेजिकली ये वॉर को हार रहा था। क्योंकि ये स्ट्रेटेजिकली वॉर को लगातार हार रहा था, तो वो ये देखता है कि स्ट्रेटेजिकली मैं हार रहा हूं, तो टैक्टिकली उसको कुछ जगह अपने नाम को बढ़ाने या अपनी जीत को दिखाने की वो कोशिश कर रहा है। इस्माइल हनिया का जो एसिनेशन हुआ है और ये जो हमला हुआ है, ये हमला उन जगहों में से एक शुमार किया जा सकता है, गिना जा सकता है, जहां वो टैक्टिकली अपने आप को जीता हुआ बताने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जैसे कि लुबनान के जो हिजबुल्लाह के सेक्रेटरी जनरल हैं हसन नसरुल्लाह, या ईरान की लीडरशिप, वो लोगों ने इस तरह के बयान दिए हैं कि अगर इसराइल स्ट्रेटेजिकली जंग हारने के बावजूद लगातार 10 महीनों से जो हार रहा है, उसके बावजूद ये समझता है कि इस तरह के कुछ गलत कदम उठाकर वो लोगों की नजर में, या खुद अपने आप को भी अगर वो सेटिस्फाई करना चाहता है कि वो जीत की अलामत बन रहा है, तो ये गलत फहमी है उसकी। हम ये समझने की अब कोशिश करेंगे कि इजराइल जंग कैसे हार रहा है आपके असेसमेंट के मुताबिक। डॉक्टर जहांगीर, इजराइल जंग कैसे हार रहा है, जैसे ईरानियन रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे बोल रहे हैं? ये बात बिल्कुल वाजिब है कि इजराइल अपने जंग के पूरे आयाम में कहीं पे भी सफल तो नहीं हुआ है। गाजा में उनके 100 से ऊपर बंदी अभी भी हैं। सिनवार, याया सिनवार जो मास्टरमाइंड थे अक्टूबर 7 के टेरर अटैक के, मेरे ख्याल से उस हादसे का जिक्र बहुत ज़रूरी है कि वो एक टेरर अटैक था सिविलियंस के ऊपर, जहां रेप्स भी हुए, जहां बच्चों को मारा गया माँ बाप के सामने। और नॉर्थ में हिजबुल्लाह का लगातार आक्रमण, वो डिटरेंस जो इजराइल का माना जाता था ना, कि इजराइल के साथ रिटेलिएशन का फियर था, वो फियर मतलब एक तरह से पूरा खत्म हो गया। और ये बात सच है कि नेतन्याहू ने बजाय शांति और समझौते के, जो बाइडेन और अमेरिका की राजनीति ने, डेमोक्रेट पार्टी ने कम से कम पूरा दबाव बनाया था इजराइल के ऊपर कि अब आप मिलिट्री से नहीं जीतेंगे। और इसकी मिसाल मैं इजराइल की खुद के डिफेंस के, आर्मी के ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन से देता हूँ। 1 महीने पहले मेन जो नेशनल स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने टीवी पे आके कहा था कि हमास को हराना या गाजा में मिलिट्री के जरिए जीतना इजराइल के लोगों के आंखों में धूल झोंकने वाला दावा है। ये उन्होंने अपने प्रधानमंत्री के बारे में ये कहा था। वो इजराइल की आर्मी खुद नहीं चाहती थी कि वहां सिपाही बार बार मरे या सिविलियंस को तकलीफ हो। तो जो राजनीतिक फैसला है, और इसमें मेरे ख्याल से श्रीवास्तव साहब ने बहुत वाजिब बात कही कि इजराइल की अंदरूनी राजनीति में नेतन्याहू नहीं चाहते कि ये जंग रुके। वो उनके अस्तित्व की लड़ाई है। जिस दिन जंग रुकी उनको इस्तीफा देना पड़ेगा, जब तक लड़ाई चल रही है। लेकिन जंग तो वो जीत नहीं रहे डीपी श्रीवास्तव जी। अगर नेतन्याहू जंग नहीं जीत रहे तो जंग कंटिन्यू करने का क्या पर्पस है? कि वो जंग लड़ते रहे ना। इसमें एक बड़ी आप विडंबना की बात है कि जो ऑपोजिशन लीडर था, उन्होंने करीब 2 महीना पहले नेतन्याहू को आश्वासन दिया कि अगर आप अपने जो जंग रोकने का फैसला करते हैं तो आपका हम समर्थन करेंगे। ये तो उन्होंने उनको एक लाइफलाइन दे दी, जो उनके फार राइट जो कोalition मेंबर्स हैं, उनसे उनकी चपेट से निकलने के लिए नेतन्याहू ने नहीं उसको एक्सेप्ट किया। तो इस लड़ाई के आगे बढ़ने से तो मेरे ख्याल से किसी भी देश को कोई फायदा नहीं होगा। इजराइल को नुकसान होगा, ईरान को नुकसान होगा, और लेबनान में तो नुकसान हो ही रहा है। तो सबको ही नुकसान होगा, यही आपका असेसमेंट है।
एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और उसके बाद ब्रेक के बाद मैं सवाल पूछूंगी आगे क्या 24 घंटे 48 घंटे में क्या होने वाला है, हमास और ईरान की अगली योजना क्या होगी, इजराइल अब आगे क्या करेगा। एक छोटा सा ब्रेक और हम वापस आएंगे। आप देख रहे हैं मुकाबला। अब रैप अप करने का वक्त आ गया है। अहमद सूरतवाला, आपसे शुरू कर रही हूँ। क्या अब ये माना जाए कि ईरान और इजराइल के बीच जंग तय है? दोनों को नुकसान होगा, लेकिन सबको ही नुकसान होगा, शायद इसीलिए दोनों जंग के मैदान में। आवाज आपकी ब्रेक हो गई थी, मैं सुन नहीं पाया पूरा सवाल। मेरा सवाल है, क्या अब जंग तय है? जी, ये डिपेंड करता है इस बात के ऊपर कि ईरान का हमला किस तरह का होता है और कितना डिटरेंस होता है, कितना पावरफुल होता है। जैसे इससे पहले उन लोगों ने इसराइल के कैलकुलेशन से बड़ा एक हमला किया था जब उनकी कॉन्सुलेट के ऊपर हमला किया गया था, और फिर जब ईरान हमला करता है तो इसराइल के रिएक्शन के ऊपर ये डिपेंड करता है कि ये जंग की तरफ जाएंगे या ये जंग को रोकने की एक बड़ी कोशिश हो सकती है। क्योंकि इसराइल ने जो अपनी तरफ से बड़ा कदम उठाया इस्माइल हनिया को तेहरान में मारने के जरिए से, अब ईरान को भी अपनी ताकत और बदले के जरिए से अपनी ताकत का मुजाहिरा करना है। और अगर यहाँ पर इसराइल किसी बदले की भावना या अब तक के जिस तरह की वो गलतियां करता आ रहा है, और जैसे अभी मुझसे पहले भी एक साहब ने ये कहा भी है कि अब तक के किसी मैदान में कामयाब न होने के बावजूद सिर्फ अपने फायदे के लिए और कुछ पॉलिटिकल फायदों को हासिल करने की जो कोशिश की जा रही है, इस तरह की अगर हिमाकत नहीं करेंगे तो जंग आगे नहीं बढ़ेगी। ओके, तो आसिफ रमीज, हारती हुई जंग क्यों कंटिन्यू कर रहा है इजराइल? इसलिए कंटिन्यू कर रहा है कि देखें, अभी कहीं ना कहीं ये ईरान पे जो ये हादसा हुआ है, ये अटैक हुआ है, तो अमेरिका ने भी अपना स्टैंड क्लियर किया। और अमेरिका कहीं ना कहीं इस वेस्ट एशियन कंट्रीज की तरफ से, मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज की तरफ से अपना हाथ पीछे भी कर रहा है, और दूसरी तरफ दूसरी पावर्स उधर अपनी जगह ले रहे हैं। तो एक प्रोवोकेशन है। प्रोवोकेशन इसलिए है कि कई बार हमने ये मिसालें देखी है कि किस तरह से इजराइल ने प्रोवोक किया है, और प्रोवोकेशन इस तरह की शक्लें कई रही है। 1 2 3 4 5 ऐसे कंट्रीज हैं जहां पे उनके ऑपरेशंस चले हैं। आप यमन की बात कर लें, आप अभी ईरान की बात कर लें, आप लेबनान की बात कर लें, आप खुद गाजा के अंदर। तो इस तरह के प्रोवोकेशंस जो चल रहे हैं, कैसे भी अमेरिका इसमें इन्वॉल्व हो जाए। और अभी जो अमेरिका में प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट कमला हैरिस हैं, उनका भी हम जानते हैं स्टैंड के 2 नेशन थ्योरी की बात है। तो वैसी सिचुएशन में इजराइल कहीं ना कहीं इस हारते हुए जंग में देखा गया कि कैसे हजारों लोगों की मौतें हुई, 40,000 के आसपास, जिसमें मासूम बच्चे, औरतें, सबकी जाने गई। और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने 6 महीने पहले ये कहा कि फिलिस्तीन से जो इजराइल डील कर रहा, इस वॉर में पूरी तरह से वायलेशंस हैं इंटरनेशनल लॉज की। तो जब ये तमाम चीजें मुखालफत भी हो रही है, उसके बावजूद भी कोई कॉन्क्रीट चीज हासिल नहीं हो पा रही है, सिवाय इसके कि अभी जो तेहरान के अंदर इस्माइल हानिया की जो डेथ हुई है, असैसिनेशन हुआ है, वो कहीं ना कहीं उन लोगों के लिए सेलिब्रेशन की एक बात जरूर है। हाँ, लेकिन उसको हम उसका रिटेलिएशन के लिए भी शायद इजराइल अब तैयार है, ये माना जाए डॉक्टर जहांगीर? इस्माइल हानिया की जो असैसिनेशन के बाद जो रिटेलिएशन होगा, उसके लिए भी शायद इजराइल अब तैयारी कर रहा है। आपकी आवाज मेरे ख्याल से बीच में चूक गई थी, पर मैं, अगर आप मुझे ठीक से सुन पा रहे हैं जी, आपकी आवाज सही है। आप मुझे ठीक से सुन पा रहे हैं? जी, देखिए, इस्माइल खानिया की जो मौत है, जो उनका कत्ल है, वो भी एक परिप्रेक्ष्य में है। इस्माइल खानिया को पॉलिटिकल कमेंट निगोशिएटर कहा गया, जबकि 4 महीने पहले इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने उनके भी खिलाफ अरेस्ट वारंट करने की बात कही थी, जैसे कि उन्होंने नेतन्याहू के लिए कही। तो इस्माइल खानिया उतने शरीफ इस लड़ाई में नहीं है। दूसरी बात कि जंग रुकेगी ईरान के कुछ करने से, मेरा ये मानना है कि ईरान जंग नहीं लड़ना चाहता इजराइल के साथ, क्योंकि इजराइल के साथ उनकी बुनियादी फंडामेंटल स्ट्रगल नहीं है। उनका एक रिलीजियस आइडियोलॉजिकल गोल है मिडिल ईस्ट के लिए,
और उस गोल के लिए वो इजराइल से लड़ना अभी बिल्कुल नहीं चाहेंगे। वो अपनी शेखी बगाड़ने के लिए कुछ करेंगे, पर जैसी कार्रवाई उन्होंने अप्रैल में करी थी कि जो रॉकेट दागे गए थे वो सारे इंटरसेप्ट हुए, वो उस ढंग से कार्रवाई होगी कि वो उनका मुंह भी, मतलब उनकी लाज भी बची रहे और वो अपनी जंग से भी बच जाए। फिलिस्तीन के सुन्नियों के लिए ईरान कभी लड़ने जाएगा ये बात कबूल करने लायक नहीं है। दूसरी अहम बात, हमने किसी शख्स, हमारे साथी ने कहा कि हमास और हिजबुल्लाह और ये आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। देखिए, बदकिस्मती अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की ये है कि हम आज़ादी के लिए सारे गुनाह माफ करते हैं। हम संप्रभुता और सॉवरेंटी के डिफेंस के लिए सारे वॉर को जस्ट वॉर कहते हैं। आप जब तक इस दायरे से नहीं निकलेंगे, क्योंकि आप जब आज़ादी के लिए टेरर और रेप और बच्चों को मारना कबूल करते हैं, कहते हैं साहब वो तो आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं, वो फेनेटिक नहीं है, वो बार्बरिज्म नहीं है, तो फिर इजराइल की लड़ाई को आप कैसे मतलब बेजा करार देते हैं? मेरे चलिए, ख्याल हमारे से पास जस्ट एक मिनट का वक्त बचा हुआ है, इसलिए अशरफ जैदी को मैं लास्ट कमेंट देती हूँ। अशरफ जैदी बुनियादी बात यह है कि जी, दोनों ही पक्षों को देखा जाना देखिए, चाहिए बराबरी क्या से। है, इसराइल जो अहदाफ इस्माइल हानियों को मार के हासिल करना चाहता था, वो न फकत गजा की जंग में नाकाम हुआ बल्कि इस हदफ में भी नाकाम होता नजर आ रहा है। ये जंग ईरान जरूर बहरहाल इसके अंदर शामिल है, और ईरान वो नैरेटिव जो इसराइल कायम करना चाहता था सुन्नी और शिया का, उसको पूरी तरीके से काउंटर करने में बहरहाल चूंकि इन ग्रुप्स के अंदर, चाहे वो ईरान हो, हिजबुल्लाह हो, या हिमास हो, जिहाद इस्लामी, या हुतीस हो, उन्होंने इतना जबरदस्त अंदर इंटरनल मामलात उनके इतने मजबूत हैं कि वो जो एक नैरेटिव कोशिश की गई सुन्नी शिया की इस पूरी जंग को इस्माइल हानिया की डेथ के बाद, उसको फेल होता हुआ वो नजर आ रहा है। और जहां तक जंग के बढ़ने का सवाल है, तो जरूर ईरान इस कत्ल का बदला जरूर लेगा, और हालात जो भी हों, ये जंग पिछले 9 महीने से जारी है, आइंदा भी चलेगी, क्योंकि वर्ल्ड आइंदा पावर्स कब जो तक है, चलेगी? जो वर्ल्ड ऑर्डर है, वो दूसरी सिमत बढ़ रहा है। अमेरिका अपनी पोजीशन खो चुका है, और वो इस पोजीशन में है ही नहीं कि इस मिडिल ईस्ट के अंदर वो शांति स्थापित कर पाए। सो मिडिल लिहाजा ईस्ट जी, ईरान ये जो पूरी ईरान अशांति का जो माहौल है, कोई सल्यूशन नहीं दिख रहा है पश्चिम एशिया में। आप एक के बाद दूसरी जंग शुरू हो रही है, और आज जो माहौल है वो साफ तौर पे ये दिख रहा है कि ईरान और इजराइल जंग के मैदान में आमने सामने खड़े हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया डीपी श्रीवास्तव, अशरफ जैदी, डॉक्टर जहांगीर, आसिफ दाऊदी साहब और एमएच सूरत वाला। मुकाबला में बस बात यहीं तक। अगले हफ्ते फिर से आएंगे और एक नए इशू पे मुकाबला करेंगे। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसराइल मैं समझता हूँ नहीं चाहता कि इस पूरे वेस्ट एशिया में शांति कायम हो, शांति स्थापित हो। लिहाजा उसने ये बहुत ही एक मुजरिमाना साजिश के तहत इस्माइल हानियों को ईरान के अंदर कत्ल किया। मैं आपको ये बताऊं कि ईरान के अंदर कत्ल करने के पीछे जो इसराइल के अहदाफ थे वो मुख्तलिफ थे। इसराइल चाहता तो कतर में भी उनका कत्ल कर सकता था। उनका कत्ल, चूंकि इस्माइल हानी एक पॉलिटिकल लीडर थे, इस्माइल हानिये ईरान जब आए तो वो अब वहाँ की जो ऑफिशियल इनविटेशन था और प्रेसिडेंट की जो ऑथ सेरेमनी थी उसके अंदर वो गए थे, और उनका जहां वो ठहरे हुए थे कोई मसलन वो छुपा नहीं था, वो जहां भी रहते थे सबको पता होता था। लिहाजा इसराइल ने उनको तेहरान के अंदर कत्ल करके कई मैसेज देने की कोशिश की। एक ये कि वो चूंकि चीफ निगोशिएटर थे इस पूरे प्रोसेस में, पूरी जंग में, लिहाजा उनको कत्ल करके इसराइल ने दुनिया को एक पैगाम दिया कि हम अब पीस डील करने के मूड में नहीं है। लेकिन